हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट करता है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के कई वीडियोज़ को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यह क्वेश्चन है आपका इमेज से, प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है। बोला यह गया है इस क्वेश्चन में कि एक वर्ड है आपका कफ। इस वर्ड का क्षैतिज दर्पण में छवि क्या होगा, मतलब क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। क्षैतिज दर्पण का मतलब होता है जल। ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन आपका जल प्रतिबिंब का पूछा जाता है और दूसरा क्वेश्चन आपका दर्पण प्रतिबिंब का पूछा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में क्षैतिज दर्पण बोल दे या फिर जल बोल दे तो हम समझ जाएंगे कि क्वेश्चन हमारा जल प्रतिबिंब का है, ध्यान रहे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में सीधे दर्पण बोलेगा तो क्वेश्चन आपका दर्पण प्रतिबिंब का होगा। दूसरा, कई बार क्या करता है कि क्वेश्चन में मिरर का पोजीशन भी दे देता है कि मिरर कहाँ पे होगा। जैसे कोई वर्ड इस तरीके से ABC या XYZ लिख देगा और यहाँ पे आपका लिख देगा कि यहाँ पे दर्पण है, तो दर्पण को या तो हम लेफ्ट में लगाए, राइट में लगाए, या फिर दर्पण को हम लेफ्ट में लगाए, या क्वेश्चन आपका दर्पण प्रतिबिंब का होगा। लेकिन अगर हम दर्पण को नीचे से लगा दें, मतलब कि हॉरिजॉन्टली, मतलब कि क्षैतिज रूप से अगर हम दर्पण को लगा दे या दर्पण को हम ऊपर से लगा दे तो यह क्वेश्चन आपका जल प्रतिबिंब का हो जाएगा। बोला जाएगा क्वेश्चन में जरूर दर्पण, लेकिन यह क्वेश्चन आपका जल प्रतिबिंब का हो जाएगा। कब? जब मिरर को या तो हम नीचे से लगा दे या फिर मिरर को हम ऊपर से लगा दे। नीचे से लगा दे या ऊपर से लगा दे, मतलब कि अगर दर्पण को हम क्षैतिज रूप से रख दे तो वह क्वेश्चन आपका जल प्रतिबिंब का हो जाता है, ठीक है। और जल में क्या होता है कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो अपने जगह पर ऊपर से नीचे उलट जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहें कि इस एरो का आप बताइए कि जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो यह अपने जगह पर ऊपर से नीचे उलट जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि इसका जल प्रतिबिंब बताइए, P का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो यह अपने जगह पर ऊपर से नीचे उलट जाएगा, मतलब कि कुछ ऐसे बनेगा। जो इसका उभरा हुआ भाग है दाहिनी ओर है तो दाहिनी ओर ही रहेगा, बस ऊपर से क्या होगा, नीचे की ओर आ जाएगा। अब आइए हम लोग चुनते हैं कि यह जो कफ है इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। आप बोलोगे कि सर यहाँ तो दर्पण बोला गया है, फिर आप जल क्यों बोले हैं। तो जैसे ही क्षैतिज दर्पण बोले तो आप समझ जाइएगा कि दर्पण का पोजीशन नीचे से है और दर्पण नीचे से आएगा तो वह क्वेश्चन जल का बन जाएगा। ओके, तो देखते हैं इसमें। देखिए, क्या इसका क्षैतिज दर्पण में या जल प्रतिबिंब यह होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यू को देख लीजिए, यह बिल्कुल सीधा है। यू को क्या होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए। सी तो जैसे है उल्टेंगे ऐसे ही रहेगा, ओ ऐसे ही रहेगा, लेकिन यू को इस तरीके से होना चाहिए, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा, इसमें देख लीजिए, अपने जगह पर ऊपर से नीचे उल्टा होता है, तो सी के जगह इसमें क्या है, एच है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। ये तो रिवर्स कर दिया है ना। ऐसा दर्पण में होता है कि पहला लेटर लास्ट में, लास्ट वाला लेटर पहले हो जाता है। जल में नहीं होता है, जल में अपने ही जगह पे रहेगा, सिर्फ ऊपर से नीचे हो जाएगा। तो यह भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं और दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, एच से शुरू कर दिया, तो यह भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। एच से शुरू नहीं होगा, किससे शुरू होगा, सी से ही। इसका जो क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो इसी जगह पे, यानी जहां सी है वहीं पे बनेगा। तो शुरू में पहले सी होना चाहिए, उसके बाद ओ होना चाहिए, या तो उल्टा कर दिया, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर देख लीजिए यह वाला होगा। तीन ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर चुके हैं, तो जो चौथा ऑप्शन है वही आंसर होगा। तो यह हमारा आंसर होगा। और इस आंसर कहने का मतलब कि जो आकृति सी है, ध्यान से समझिएगा, आकृति सी हमारा आंसर होगा। और आकृति सी को कौन सा विकल्प रिप्रेजेंट कर रहा है, विकल्प बी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर विकल्प बी होगा। आकृति सी, और आकृति सी के लिए कौन सा विकल्प है, विकल्प बी में आकृति सी दिया गया है, मतलब सी नंबर फिगर हमारा आंसर होगा। और सी नंबर फिगर को कौन सा विकल्प, विकल्प बी, तो विकल्प बी हमारा आंसर होगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। एक चीज और आप समझ लीजिए, दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, या तो आप जल में देख लीजिए, क्षैतिज जैसे ही बोलेगा तो वह क्वेश्चन जल का बन जाएगा। दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण अपने स्थान पर ना, दर्पण क्या करता है कि राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेता है। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस तरीके से लिखे कोई वर्ड आर लिखे हैं, तो यह क्या करेगा, राइट से लेफ्ट में, मतलब जो भी भाग इस तरफ है ना उसको इस तरफ ले जाएगा। देखिए लाइन नीचे की ओर है तो नीचे की ओर ही रहेगा, बस राइट से किस तरफ कर लेगा, या लेफ्ट में कर लेगा। तो पहले भी दर्पण के कई क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। यह क्वेश्चन आपका जल प्रतिबिंब का था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डायरेक्शन टॉपिक से है। बोला है पवित्रा पूर्व के तरफ 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद
अब पूरब की ओर 500 मीटर की दूरी तय करती है। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बनाना शुरू करेंगे। पूरब की ओर कहने का मतलब होता है दाहिने हाथ की तरफ। ध्यान रखिएगा, दाहिने हाथ की तरफ हम लोग कौन सा दिशा लेते हैं? पूरब दिशा लेते हैं। बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण। जब भी आप यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करिएगा तो उस समय ध्यान रखिएगा कि दाहिने हाथ की तरफ पूरब होगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होगा और ऊपर की ओर उत्तर दिशा होगा। और बाएं दाएं बोले तो घड़ी के विपरीत यानी घड़ी के उल्टा दिशा में चलिएगा ना। जैसे घड़ी आपका ऐसे चलता है तो यह घड़ी का दिशा हो गया, क्लॉकवाइज बोलेंगे, और यह घड़ी का उल्टा दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अगर दाहिना मुड़ना होगा, दायां मुड़ना होगा तो आप क्लॉकवाइज घूमिएगा और बाएं मुड़ना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़िएगा। तो देखिए क्वेश्चन में पहले क्या बोला है कि पवित्रा पूरब की ओर 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ती है। अब यहां से बाएं मोड़िए तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टा। चलिए इस तरफ से मोड़िए और बाएं मोड़ने के बाद कितना चलती है? 700 मीटर। यह 700 मीटर की दूरी तय की, मतलब कि यह बेस से 700 मीटर ऊपर चली गई है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है। अब यहां से बाईं ओर मुड़ना है तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक, बाईं ओर का मतलब होता है एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत। बाईं ओर मुड़ती है और 500 मीटर। अब यहां से बाईं ओर मुड़ के कितना मीटर? 500 मीटर। तो देखिए 500 मीटर यहां से चल के यहां तक आया था तो फिर वापस इसके बिल्कुल समानांतर आ जाएंगे। कितना चली है? 500 मीटर चली है। अब बोला है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। देख लीजिए, चलना शुरू की थी इस बिंदु से, इसको हम ए मान लेते हैं, और अब यह पहुंच गई है इस बिंदु पर, इसको हम बी मान लेते हैं। बोला है कि अब वह शुरुआती बिंदु से यानी कि ए से कितनी दूरी पर है। ए से दूरी आपको बताना है कितना, तो इस दूरी को बताइए। तो यही समानांतर दूरी इस तरफ भी है, तो यह कितना है? 700। तो यह भी कितना हो जाएगा? 700। तो हमारा आंसर हो जाएगा 700 मीटर की दूरी पर है। और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु से ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर मतलब कि उत्तर दिशा में। तो कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद क्या होगा। हमें इस श्रेणी का ना, एक सेकेंड क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। हमें इस श्रेणी का अगला पद बताना है कि श्रेणी का अगला पद क्या होगा। चलिए गौर से देखिएगा, श्रेणी किस तरीके का है। 12B 2P 14C 4O 16D, इस तरीके से हम अल्टरनेट में देखते हैं। देखिए 12 अल्टरनेट में, चलिए 12 और 2 14 और 2 16। जब भी इस तरह से क्वेश्चन है ना कि पहला संख्या बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें 2 सीरीज मिक्सअप है ना। कई बार 2 सीरीज मिक्स करके देता है, कई बार 3 सीरीज मिक्स करके देता है, तो आप उसको पकड़ने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे 2 सीरीज मिक्स है। एक तो सीरीज यह हो गया 12 14 16, तो आगे क्या होगा? 18। तो आगे यह वाला डाटा नहीं, इसके बाद वाला जो होगा वो 18। चूंकि अल्टरनेट में एक छोड़ के 12 के बाद एक छोड़ के 14, उसके बाद एक छोड़ के 16, तो अब एक छोड़ करके अगला 18 होगा। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब दूसरे अल्टरनेट को चेक करते हैं। 2 उसके बाद क्या है? 4, तो अगला क्या होगा? 6, यही तो होगा ना। 12 14 16, तो उसी तरीके से 2 4 6। यह भी देख लीजिए, हिंट्स यहां से लेंगे। 12 2 14 2 16, उसी तरह से 2 2 4 और 2 6। ठीक है। अब लेटर को देखते हैं। यहां पे देख लीजिए कौन सा लेटर है? P, उसके बाद -1 O, -1 O माइनस 1 क्या हो जाएगा? N। O 15 नंबर पर होता है, N 14 नंबर पर होता है, तो 6N आपका आंसर हो जाएगा। पहले नंबर्स क्या आएगा? 6 आएगा, उसके बाद लेटर क्या आएगा? तो P, उसके बाद O। तो यह 16 नंबर पर, यह 15 नंबर पर, तो आगे 14 नंबर वाला आंसर होगा। तो 14 नंबर पे कौन सा लेटर है? N, यानी 6N आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को गौर से देखिए। बोला है निम्न प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए और उसके आधार पर तय कीजिए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न क्या है देख लीजिए। प्रश्न यह है यहाँ पे कि मंजू के पास 10 कप है। कुल मिला के मंजू के पास 10 कप है जिनमें बराबर मात्रा है, यानी प्रत्येक कप में मात्रा बराबर है। ग्राम में वजन चावल भरे हुए हैं। अच्छा, प्रत्येक कप में चावल है और चावल का मात्रा प्रत्येक कप में बराबर है। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन? 10 कपों का कुल वजन क्या होगा। यह क्वेश्चन है हमारा कि 10 कपों का कुल वजन क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है यह बताना है। कथन 1 पर्याप्त है, 2 पर्याप्त है, या अकेले अकेले 1 और 2 पर्याप्त है, या फिर दोनों का दोनों जो है वह अपर्याप्त है। देखते हैं। पहला कथन देख लीजिए क्या है। प्रत्येक आधे कप का भार 200 ग्राम। तो इससे तो हम लोग कुल वजन निकाल लेंगे। किसका? 10 कपों का कुल वजन क्या होगा, तो इससे तो निकाल लेंगे। प्रत्येक आधे कप का भार 200 ग्राम, तो आधे कप का भार 200 ग्राम, तो पूरे कप का भार 400 ग्राम।
अब 1 कप का भार 400 ग्राम, तो 10 कप का भार 400 गुणे 10 यानी 4000 ग्राम, मतलब कि 4 किलोग्राम। तो इससे तो हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे कि कुल भार सभी कप का कितना होगा। प्रत्येक के आधे कप का भार दे दिया है, प्रत्येक के आधे कप का, तो पूरा कप का भार निकालेंगे और 1 कप का भार निकल जाएगा तो सब तो बराबर ही है, तो 10 कप का भार निकाल देंगे। मतलब इससे हम आंसर अपना निकाल सकते हैं, 10 कपों का कुल वजन निकाल सकते हैं। दूसरा से चेक करिए, 4 कप और 2 कप के भार में अंतर 800 ग्राम है, इससे भी हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे प्रत्येक कप का भार अगर हम x मानते हैं तो 4 कप का भार 4x और 2 कप का भार 2x, और इसका अंतर कितना का दे रखा है, 800 ग्राम का दे रखा है। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, x का मान आ गया मतलब 1 कप का भार आ गया, तो 1 कप का भार आ जाएगा तो 10 कप का भार हम लोग निकाल लेंगे। मतलब कि अकेले हम 1 से भी आंसर निकाल सकते हैं, अकेले 2 से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा कि या तो कथन 1 या 2 पर्याप्त है, मतलब कथन 1 या 2 दोनों में से किसी एक का उपयोग करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। या तो कथन 1 या फिर 2 पर्याप्त है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु 1 और 2 के 2 रूपों में अंकित 2 धारणाएं दी गई है। कथन और पूर्व धारणा से यह क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और एजप्शन से। और एजप्शन का मतलब होता है संभावना, जिसके होने की पॉसिबिलिटी होती है उसको हम लोग एजप्शन बोलते हैं। कथन देख लीजिए क्या है। एक माँ ने अपनी बेटी को बताया कि जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। यह कथन एक माँ के द्वारा अपनी बेटी को क्या कहा गया है कि जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है ना। जो भी चाइनीज फूड है, जो भी फास्ट फूड है, उसके ऊपर टूट पड़ना जो है वो मोटापे के कारणों में से एक है, एक माँ अपनी बेटी से कह रही है। अब इससे क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या संभावना है इस स्टेटमेंट से, यही हमें बताना है। जंक फूड से मोटापा होता है, बिल्कुल सही बात है। जो संवाद यहाँ पे हो रहा है ना, एक माँ अपनी बेटी को बताया है कि जंक फूड से मोटापा बढ़ता है, तो अपनी बेटी से क्या बताया कि जंक फूड पे टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। मतलब कि जो एजप्शन 1 है वह तो बनता है कि जंक फूड से मोटापा होता है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो बनती है इसके बेसिस पर। दूसरा, रीता और गीता माँ और बेटी है। यहाँ पे कहीं चर्चा किया है किसी के नाम का? नहीं सर, किसी व्यक्ति के नाम का यहाँ कोई चर्चा नहीं किया गया है इस कथन में। तो हमें इससे यह पता नहीं चल पाता है कि कौन 2 माँ बेटी है, ठीक है। उन दोनों माँ बेटी का नाम क्या है वह कथन में स्पष्ट नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा, केवल धारणा 1 अंतर्निहित है इस स्टेटमेंट में, इस कथन में केवल धारणा 1 अंतर्निहित है। आगे चलिए, अब हमें इस आकृति में काउंट करना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले हम छोटा छोटा जो भी त्रिभुज है उसको काउंट करते हैं, सिंगल सिंगल। देखिए 1 2, इस पार्ट को छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा है, 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 तो यह हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना, तो 1 2 और एक बड़ा वाला, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा। देख लीजिए 1 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3, तो 7 8 यहाँ तक, 8 और 6 कितना हो गया, 14। 14 तो यह हो गया। इसके अलावा देख लीजिए बड़ा 12 कितना बनेगा, एक यह वाला 15 और एक आपका जो है ना, एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक यह वाला जो है वह 16। कुल मिला के 16 ट्रायंगल आपका बनेगा। कितना ट्रायंगल बनेगा, 16 ट्रायंगल बनेगा। अब इसको देख लीजिएगा गौर से, ध्यान से समझिएगा, है ना। एक तो यह वाला, एक यह वाला बड़ा वाला, तो 14 और 2 16 ट्रायंगल हो जाएगा। अब अगर आपको लग रहा होगा कि यह भी एक ट्रायंगल बन रहा है तो गौर से देखिएगा, यहाँ के बाद थोड़ा टेढ़ा हो गया है, गौर से इस लाइन को देखिएगा, यह टेढ़ा हो गया है तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, है ना। यहाँ पे इस तरीके से हो गया है तो यह आपका ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। तो कुल मिला के इस आकृति में कितना है, 16। छोटा छोटा काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 इसमें, तो 11 3 14, और उसके बाद देख लीजिए एक यह वाला 15 और एक यह वाला 16, यानी कुल मिला के इस आकृति में कितना त्रिभुज है, 16 त्रिभुज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बोला है सी के पुत्र एफ और जेड है, तो सी को ऊपर रखेंगे और एफ और जेड को नीचे रखेंगे। तो सी का पुत्र कौन कौन है, एफ और जेड है, दोनों पुत्र है, मतलब कि इसका जेंडर क्लियर है। जिसका जेंडर क्लियर होगा उसको या तो ट्रायंगल में रखिएगा या सर्कल में, पुरुष होगा तो ट्रायंगल में, महिला होगी तो सर्कल में। और किसी भी व्यक्ति के संतान को उसके नीचे रखना है, माता पिता को उसके ऊपर रखना है। तो बोला है सी के पुत्र एफ और जेड है, तो एफ और जेड दोनों किसका पुत्र है, दोनों जो है वो आपका सी का पुत्र है। देख के भी लग रहा है, इसका मतलब सी जो है या तो माता या पिता होगा एफ और जेड का। आगे जेड का विवाह भी से हुआ है, तो जेड पुरुष है, इसका विवाह किसके साथ हुआ है, भी से, तो जेड और भी साथ में रहेगा। तो इसका विवाह जब भी होगा तो महिला के साथ, चूंकि यह पुरुष है
और विवाहित जोड़ा के साथ क्या सिंबल देना है आपको, प्लस। देख लीजिए जेड का विवाह किसके साथ हुआ है, भी के साथ। अब बोला है तो भी का एफ से क्या संबंध, भी का संबंध बताना है एफ से। इसका मतलब भी कौन है, एफ का, तो एफ के भाई की पत्नी है भी कौन है, एफ के भाई की पत्नी, यानी भी भाभी हो जाएगा, भाई की पत्नी यानी कि भी भाभी हो जाएगा किसका, एफ का। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न कथनों और निष्कर्षों पर विचार करें कि क्या निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। ठीक है, कथन देख लीजिए क्या है, एक्स अच्छा नर्तक है, एक्स क्या है, अच्छा नर्तक है। दूसरा, नर्तक शक्तिशाली होते हैं। ध्यान से समझिएगा, कथन क्या है कि एक्स अच्छा नर्तक है और नर्तक जो है वह शक्तिशाली होते हैं, ऐसा बोला गया है। अब इसके बेसिस पर निष्कर्ष क्या निकलता है उसको सोचना है। सभी शक्तिशाली लोग नर्तक होते हैं, नहीं, यह तो गलत हो जाएगा। सभी शक्तिशाली लोग नर्तक होते हैं, यह क्या होगा, गलत। नर्तक शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली नर्तक होगा कि नहीं यह हमें पता नहीं है। नर्तक क्या है, शक्तिशाली, लेकिन शक्तिशाली नर्तक होगा ऐसा तो नहीं बोला गया है, तो यह गलत हो गया। दूसरा, एक्स शक्तिशाली है, देखिए एक्स नर्तक है और नर्तक शक्तिशाली है, इसका मतलब एक्स क्या होगा, एक्स शक्तिशाली। एक्स नर्तक है और नर्तक शक्तिशाली है, मतलब एक्स क्या हो जाएगा, शक्तिशाली। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, वेन आरेख से यह क्वेश्चन है। बोला है निम्न वेन आरेख कॉलेज के 77 छात्रों के एक समूह को खेल की वरीयताओं के प्रतिनिधित्व करता है। 3 खेल ABC आरेख के आधार पर कितने छात्र तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं। कुल छात्रों का संख्या कितना है, 77। हमें बताना है कि कितने छात्र तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम सभी डाटा को जोड़ते हैं। देखिए 12 और 13 25 और 10 35 और 10 45 और 15 60 और 12 72, सबको जोड़ने पे कितना आया, 72, जबकि कुल छात्रों का संख्या कितना है, 77। तो बाकी जो 5 बचा वह कहाँ पे आएगा, इसी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। सभी को जोड़े तो 72 आया, कुल छात्रों का संख्या 77 है, तो बचा कितना, 5। तो बचा 5 किस जगह पे होगा, यही क्वेश्चन मार्क की जगह पर, चूंकि यही एक जगह बच रहा है। तो यह जो 5 होगा वह तीनों खेल, देख लीजिए यह तीनों आरेख में, तो 5 जो होगा वह तीनों खेल खेलने वाला होगा। तो हमारा आंसर यह हो जाएगा कि तीनों खेल पसंद करने वाले छात्रों का संख्या 15। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कैलेंडर से है, गौर से देखिएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ओके, चलिए अब दिख रहा होगा क्वेश्चन, हाँ जी, इसको थोड़ा सा और नीचे लाते हैं। ओके, देखिएगा, बोला है कि 29 नवंबर 2018 को गुरुवार, देखिए 29 नवंबर 2018 का दिन हमें पता है गुरुवार, तो हमें बताना है कि 29 नवंबर 2021 को कौन सा दिन था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, डेट सेम है, मंथ सेम है। 29 नवंबर यहाँ भी है, 29 नवंबर यहाँ भी है, डेट और मंथ क्या है, सेम है, सिर्फ ईयर में अंतर है। तो एक चीज़ आपके जानकारी के लिए बता दें कि एक साल में एक विषम दिन होता है, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, और जब आप 365 में 7 से भाग करिएगा तो शेष 1 आएगा। तो एक साल में एक विषम दिन होता है। लेकिन अगर लीप वर्ष की बात करेंगे ना, तो लीप वर्ष में 366 दिन होता है, तो 366 में जब आप 7 से भाग करिएगा तो 2 विषम दिन आएगा। तो एक साल में एक दिन का अंतर आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 18 से 21 में कितना साल है, 3 साल, तो 3 विषम दिन होगा। एक साल में एक दिन का अंतर, तो 3 साल में 3 दिन का अंतर आएगा। बीच में कोई लीप ईयर भी हम लोग क्रॉस नहीं कर रहे हैं, 18 19 20 21 कोई लीप ईयर हम लोग क्रॉस, एक सेकेंड रुक जाइएगा, 18 19 20 एक लीप ईयर है। तो 3, गौर से समझिएगा, 3 तो आपका यह हो गया, 18 से 21 3 साल, तो 3 तो यह हो गया। इसके अलावा 20 एक लीप वर्ष होगा, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा यह हो गया, यानी कुल मिला के कितना विषम दिन हो जाएगा, 4 विषम दिन हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 18 से 21 की ओर चलेंगे तो 3 साल का गैप है, तो प्रत्येक साल में एक विषम दिन, तो 3 साल में 3 विषम दिन। इसके अलावा लीप ईयर में एक विषम दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो कितना लीप ईयर क्रॉस करेंगे 18 से 21 में, एक 2020 एक लीप वर्ष है, जिस वर्ष में 4 का भाग लग जाता है वही तो लीप वर्ष होता है ना, तो एक लीप वर्ष क्रॉस करेंगे तो एक वह एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कितना विषम दिन होगा, 4। अब आगे कैलेंडर में आपको आगे जाना है कि पीछे, तो आगे जाना है। 18 का पता है, 21 का निकालना है, आगे जाना है। तो निकाले गए और डे को, विषम दिन को प्लस करिए, तो गुरुवार प्लस 4, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार। आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। तो आज के सेट में इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।